नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज गुजरात में बीजेपी ने वोटों और सीटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। गुजरात में 12 दिसंबर को एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी ने 27 साल के शासन के बाद 27 साल में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिल पाई और आईबी की रिपोर्ट का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 5 सीटें जीती। 87% सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत का राज क्या है? कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की वजह क्या है? क्या कांग्रेस गुजरात से पूरी तरह गायब हो जाएगी? क्या केजरीवाल की पार्टी गुजरात में कांग्रेस की जगह ले सकती है? केजरीवाल को गुजरात से क्या हासिल हुआ? ओवैसी को गुजरात में इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ने क्यों नहीं मिला? गुजरात के मुसलमानों ने इस बार किसको वोट दे दिया? गुजरात के चुनावों का मैसेज क्या है? गुजरात में नरेंद्र मोदी की भारी जीत का देश की सियासत पर क्या असर होगा? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। गुजरात में बीजेपी ने अपना किला बेहद मजबूत कर लिया, लेकिन हिमाचल में बीजेपी रिवाज बदलने में कामयाब नहीं हो पाई। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 1% वोट का अंतर रहा, लेकिन सीटों के लिहाज से कांग्रेस काफी आगे निकल गई। हिमाचल में कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिला, बीजेपी को झटका लगा। अब गड़बड़ी कहां हुई? संगठन की कमी से हारे, प्रबंधन की वजह से हारे, सरकार के खिलाफ गुस्सा था या अपनों ने ही अपनों को हरा दिया? इसकी बात पूरी डिटेल में करेंगे। हालांकि हिमाचल में वही हुआ जो होता आया है, लेकिन गुजरात में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं गुजरात के ऐतिहासिक चुनाव से। गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को जबरदस्त आशीर्वाद दिया। गुजरात बीजेपी के नेताओं ने गुजरात की जीत का क्रेडिट नरेंद्र मोदी के जादू को दिया, लेकिन मोदी ने इस जीत का श्रेय गुजरात के लोगों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। मोदी 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 मोदी। गुजरात की ऐतिहासिक जीत का सेलिब्रेशन भी शानदार था। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। मोदी ने सबका अभिवादन किया और इसके बाद लोगों से कहा कि जीत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज है और अब मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। मोदी ने कहा, इस बार चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ना है और इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीत के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया। विश्व के सबसे बड़े नेता इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड
जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की और मोदी ने आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का राज भी बताया। मोदी ने कहा कि 2002 के बाद से उनके हर कदम को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनकी बहुत कड़ी आलोचना की जाती है, लेकिन उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना। इस बात की कोशिश की कि उनसे कोई गलती ना हो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। इसी का नतीजा है कि उनकी सरकार भारत को विकास के रास्ते पर ले गई और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है। और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस प्रकार की बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग रहते, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती है। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। और इसलिए आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम दे के जाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को हर संकट को अवसर में बदलना आता है और हर अवसर को सफलता में बदलना आता है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली में जश्न शाम के वक्त शुरू हुआ, लेकिन गुजरात के तमाम शहरों से जीत के जश्न की तस्वीरें दोपहर से ही आने लगी थी। आज गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता दिवाली भी मना रहे थे और होली भी। ढोल बज रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है। जश्न का मौका भी है, क्योंकि कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की बम्पर जीत न हुई हो। कोई समाज ऐसा नहीं है, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका वोट गुजरात में बीजेपी को न मिला हो। आपको जानकर हैरानी होगी, बीजेपी ने करीब 53%, 53% वोट हासिल किया है। इसका मतलब यह कि अगर सारे विरोधी मिलकर भी बीजेपी के खिलाफ जुट जाते तो भी बीजेपी की जीत होगी। इससे पहले गुजरात में माधव सिंह सोलंकी की लीडरशिप में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 149 सीटें मिली थी। यह अब तक का सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड था। उस समय वक्त ऐसा था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, कांग्रेस के लिए जबरदस्त सिंपैथी थी और उस वक्त कांग्रेस ने जातिगत समीकरण बनाया था जिसे खाम कहा जाता है। इसमें क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान
इन चारों को जोड़ लिया गया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर सोलंकी का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस बार बीजेपी की जीत में कोई जातिगत समीकरण काम नहीं आया, किसी तरह का कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला गया। ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के विश्वास और नरेंद्र मोदी के विकास के कामों के भरोसे लड़ा गया। इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक है, ये जीत नरेंद्र मोदी की है। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने इस दौरान 6 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस तरह का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। इसमें तो कोई शक नहीं कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, वो मोदी के नाम पर मिला है, मोदी के काम पर मिला है। लेकिन इस जीत ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम गुजरात की हिस्ट्री में दर्ज कर दिया। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें 150 से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट हासिल है। मैं 1.25 साल पहले सितंबर 2021 में भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त भूपेंद्र पटेल के पास 99 एमएलए का सपोर्ट था, लेकिन अब 156 विधायकों के बम्पर समर्थन से वो मुख्यमंत्री होंगे। आज चुनाव के नतीजे आने के बाद भूपेंद्र पटेल सबसे पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिले। सीआर पाटिल को धन्यवाद दिया और उसके बाद गुजरात के लोगों को शुक्रिया कहा और फिर साफ साफ कह दिया कि बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी के प्रति गुजरात की जनता के प्यार और भरोसे का नतीजा है। गुजरात की विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। भूपेंद्र पटेल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। एक विधानसभा सीट पर 2 लाख की जीत बहुत बड़ी बात है। गुजरात में आज बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई, उसके साथ कई नए रिकॉर्ड बने। आज की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक राज्य में लगातार सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने के लेफ्ट पार्टी के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। वामपंथी दलों ने 1977 से 2006 तक लगातार 7 बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी गुजरात में 1995 से लेकर अब तक अजेय है, एक बार भी नहीं हारी। क्या आप सबकी शक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट, उसका भी रिकॉर्ड ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वाकई में गुजरात में बीजेपी ने इस बार जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उन्हें तोड़ना, उनकी बराबरी करना अब किसी के लिए भी मुश्किल होगा। और बीजेपी ने कमाल कैसे किया, यह समझना हो तो अहमदाबाद और सूरत के चुनाव नतीजों को समझना होगा। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 और सूरत में 16 सीटें हैं। अहमदाबाद की 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी करीब 90%, और सूरत में तो 100%। सारी की सारी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। कमाल का स्ट्राइक रेट। पिछले चुनाव में अहमदाबाद में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 21 में से 15 सीटें जीत पाई थी, और सूरत में 16 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार दोनों जगह बीजेपी ने कमाल किया।
अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जबकि सूरत में इस बार केजरीवाल बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। आम आदमी पार्टी ने सूरत में काफी ताकत लगाई थी, लेकिन सूरत में केजरीवाल की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस भी शून्य पर रह गई। सूरत की मजूरा सीट से गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की। आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य से बात करते हुए हर्ष सांघवी ने कहा कि जो सियासी दल गुजरात को तोड़ने की साजिश कर रहे थे, उन्हें जनता ने करारा जवाब दिया। सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने वाले लोग थे। एक तरफ पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोगों ने साथ में मिलकर गुजरात के विकास के लिए संघर्ष और साहस किया था। मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक नागरिकों का जिस प्रकार का संबंध और विश्वास है, उसका ये परिणाम है। एक तरफ देश तोड़ने वाले, गुजरात तोड़ने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले लोग थे। आज विकास और विश्वास की राजनीति आगे निकल चुकी है और देश को तोड़ने का प्रयास और षड्यंत्र करने वाले लोग, जिन्होंने गुजरात के लोगों को बदनाम किया, वो एक एक को गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के भगाया तो सही, लेकिन आज ये चुनाव की जीत विकास और विश्वास की जीत है। हर्ष सांघवी नई पीढ़ी के नौजवान नेता हैं। इन पर आप नजर बनाए रखिए, इनका फ्यूचर ब्राइट है। ये बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं और सूरत में भारतीय जनता पार्टी की 100% जीत के आर्किटेक्ट यही है। और भी कई नेता हैं जो चुनाव से पहले हवा का रुख समझ गए थे, बीजेपी के साथ आ गए थे, वो भी फायदे में रहे। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से बीजेपी में आए और गांधीनगर साउथ से जीते। कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने भी वीरमगाम सीट से जीत दर्ज की और जीत के बाद हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गुजरात के लोगों की जन भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाई। देश और धर्म से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की राय गुजरात की जनता के रुख से अलग थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। हार्दिक पटेल तो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब बीजेपी की टिकट पर जीते। उन्होंने कहा अगले 25 साल तक गुजरात में बीजेपी के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो गुजरात में कांग्रेस गायब हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी पर लोगों को भरोसा है, उनके काम पर लोगों को भरोसा है, इसी कारण इतनी बड़ी जीत हुई है। अमित शाह जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, यहाँ पर CR पाटिल साहब ने जो स्ट्रेटजी पर काम किया, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई है, इसके कारण ये जीत शानदार और आसान हुई। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस जीत के बाद आने वाले दिनों में बहुत सारा ऐसा काम होगा जो आने वाले 5, 7, 10 साल का भविष्य तय होगा। ये जीत समृद्धि पे रहे, ये जीत भरोसे पे है, ये जीत विकास पे है, ये जीत सलामती और शांति के लिए है। लोग आज कहते हैं कि आराम से हम रह सकते हैं, तो ये बीजेपी ही रख सकती है, तो वोट डालिए। वोट लोगों ने डाले। गुजरात में बीजेपी जीतेगी ये तो पहले से सबको अंदाजा हो गया था, लेकिन कांग्रेस की हार इतनी बुरी होगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो 5 सीटों पर अटक जाएगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज गुजरात की जनता ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो कहते थे कि मोदी को 50 किलोमीटर का रोड शो इसलिए करना पड़ा, बहुत सारी रैलियों का एड्रेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत सिर्फ मोदी के 5 दिन के कैंपेन और 4 घंटे के रोड शो से नहीं हुई। इसे समझने की जरूरत है। मोदी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक तौर पर जीतने की तैयारी 5 साल पहले शुरू कर दी थी, जब 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली। मोदी को गुजरात में इतनी कम सीटें आना बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका अपना गुजरात, अपने लोग, इतनी कम सीटें। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था अगले चुनाव में इतनी सीटें जीतेंगे कि एक इतिहास बन जाए, लोग हमेशा याद रखें। और अपने मन की बात उन्होंने इलेक्शन कैंप के दौरान जाहिर भी कर दी थी। उन्होंने कहा इस बार भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
मोदी ने सबसे पहले अपने मेन राइवल कांग्रेस को कमजोर करने की तैयारी की ताकि उसका हौसला टूट जाए। 2017 के चुनाव के बाद एक एक करके कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफे दिए, बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी की नजर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों पर थी, इसलिए खास तौर पर उन नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया जिनका असर आदिवासी क्षेत्रों में था। मोदी ने सौराष्ट्र का ध्यान रखा, वहां बीजेपी कमजोर थी। वहां के 3 सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। और फिर गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकालने का प्लान बनाया। मोदी ने एक झटके में गुजरात की पूरी सरकार रातों रात बदल दी। पाटीदार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, सारे के सारे मंत्रियों को बदल दिया और थोड़े दिन बाद पाटीदारों में प्रभावशाली हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। धीरे धीरे मोदी ने गुजरात में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों की ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस पूरी तरह चकरा गई। अपने इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की अस्मिता की बात की और इसके साथ साथ इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए कि लोग अभिभूत हो गए। उदाहरण के तौर पर सेमीकंडक्टर बनाने का 20 अरब का प्रोजेक्ट, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का प्रोजेक्ट, ये गुजरात में लगवाए। जब जमीन तैयार हो गई तो मोदी ने कैंपेन शुरू किया, जबरदस्त कैंपेन, गुजरात के एक एक इलाके को कवर किया। अपने चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से इमोशनल अपील की, गुजरात के बेटे की तरह बात की, कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड याद दिलाया, उन्हें कांग्रेस ने कैसे सताया था यह भी याद दिलाया। इन सारी बातों का नतीजा यह हुआ कि गुजरात में सीटों और वोटों का रिकॉर्ड टूट गया। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की वजह भी बीजेपी के जीत के मंत्र में छुपी हुई है। कांग्रेस को इस बार गुजरात में इतनी सीटें भी नहीं मिली कि कांग्रेस के नेता विपक्ष के पद की दावेदारी कर सके। नेता विपक्ष के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। 182 के असेंबली में कम से कम 18 सीटें तो होती, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों पर जाकर अटक गई। आज गुजरात के नतीजों पर कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हार गए तो क्या बात करनी, अब बैठेंगे, सोचेंगे, पता लगाएंगे क्या हुआ, क्यों हारे। गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी। वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को वाकई में नहीं पता कि कांग्रेस की बुरी हालत की वजह क्या है, और सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मालूम कि कांग्रेस क्यों हारी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह पता है कि पार्टी की गुजरात में इतनी बुरी हालत क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गुजरात कांग्रेस में इलेक्शन के इंचार्ज रघु शर्मा ने 1 महीने पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक काउंटडाउन क्लॉक लगवाई थी और उस पर लिखा था, गुजरात में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, 8 दिसंबर को बदलाव होगा। लेकिन आज जब नतीजे आए तो कांग्रेस के मायूस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में लगी काउंटडाउन वॉच को तोड़कर फेंक दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं, कांग्रेस को गुजरात में कांग्रेस के नेताओं ने हराया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात सड़कों पर पसीना बहाते रहे और कांग्रेस के नेताओं ने दफ्तरों के एसी कमरों में बैठकर पार्टी की बर्बादी की कहानी लिख दी। ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે આ લોકો બહાર નીકળે છે,
4 વર્ષ સુધી આ લોકો પ્રજામાંથી બધામાંથી ગાયબ થઈ જાય છે. કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાની હાલત એવી છે, કપડા ધોવાના સાબુન કરતા બદતર કરી નાખી છે અને પછી ઢોલનું ટોપલું કાર્યકર્તા ઉપર નાખવાનું. 27 साल से गुजरात कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का शासन नहीं है. ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार घड़ियाल लगा के रखिए लास्ट 1 महीने से कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए कि सत्ता परिवर्तन में हमारे पास 1 महीना बचा है. 1 महीना पूरा हो गया, आज आपने रिजल्ट देख लिया. ठीक है, ये सारा जो मामला बना है गुजरात के अंदर, उसकी सिर्फ और सिर्फ जवाबदार गुजरात कांग्रेस के नेतृत्व है. कांग्रेस से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस आला कमांड से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता से मेरी नाराजगी नहीं है. मैं खुद एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं. इसके पहले वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एमआईएम वाले 3 मैंडेट लेके मेरे पास आए, बेरामपुर से लड़ो. कांग्रेस के सामने मैं इलेक्शन नहीं लड़ा. आज मेरे को जमालपुर से आम आदमी पार्टी टिकट दे रही थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा कांग्रेस के लिए. कांग्रेस से कार्यकर्ता को क्या मिल रहा है? आज सत्ता है, मेरी जिंदगी निकल गई है. वही नेता वही नेतृत्व, उसमें कोई परिवर्तन नहीं. अंदर अंदर की भाग बटाई है. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है. 27 साल से मेहनत कर रहे हैं. गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका कांग्रेस के साथ इमोशनल कनेक्ट है. लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं से, उनकी रणनीति से निराश हैं. अगर कांग्रेस के नेता अभी भी पार्टी के हार की वजह न समझ पाए हों तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान की बात सुन लेनी चाहिए. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेस तो चुनाव होता उससे पहले ही मैदान से बाहर चली गई थी. गुजरात में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस लीडरशिप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी. शिवराज सिंह ने कहा, अगर यही हाल रहा तो राहुल गांधी को कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी. राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े. 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है. अब वो सोचे ना सोचे. यह बात सही है कि कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ा ही नहीं. राहुल गांधी गुजरात में एक बार मुंह दिखाने के लिए गए, प्रियंका गांधी तो गई ही नहीं. कांग्रेस सिर्फ अशोक गहलोत और रघु शर्मा के भरोसे चुनाव लड़ती रही. कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी वक्त में जरूर कुछ रैलियां की, गुजरात के दौरे किए. लेकिन मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही पुराने अनुभवी नेता हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, उनके चेहरे पर गुजरात में वोट मिलेगा तो ये नासमझी है. कांग्रेस ने नासमझी की. अब कांग्रेस हार के लिए तमाम तरह के तर्क देगी. ये कहेगी राहुल गांधी हार के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने तो गुजरात में कैंपेन ही नहीं किया. कुछ नेता ये कहने लगे हैं कि गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने हरवा दिया. केजरीवाल और ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी, कांग्रेस के वोट काट दिए. लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क बेमानी है, क्योंकि मैंने गुजरात के चुनाव के नतीजे डिटेल में देखे हैं, उनको स्टडी किया है. केजरीवाल की पार्टी के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीते हैं. कुल 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को मिला दिया जाए तो वो बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों से ज्यादा होते हैं. इनमें से खंबालिया, जमजोधपुर, धर्मपुर, लिंबड़ी, लिमखेड़ा, व्यारा जैसी 13 सीटें ऐसी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले. यानी आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई. 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की वजह से हारा. इसलिए अगर इसको भी बेस बनाया जाए तो आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसे कांग्रेस के कारण बड़ा नुकसान हुआ. मुझे लगता है दोनों पार्टियों का यह तर्क ठीक नहीं है. हालांकि बीजेपी ने आज केजरीवाल को कांग्रेस से ज्यादा कोसा. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यंग किया कि केजरीवाल तो लिखकर भविष्यवाणी कर रहे थे कि बीजेपी जाने वाली है, आम आदमी पार्टी आने वाली है. एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए. वो नई पार्टी क्या करती थी?
एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। ये कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। नड्डा की बात सही है। केजरीवाल के दावे देखकर आश्चर्य होता था। उन्होंने लिखकर दावा किया था कि बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा था उनके पास आईबी की रिपोर्ट है। गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है। ये उस वक्त की बात है जब केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। केजरीवाल ने बाकायदा कागज पर लिखकर यह कहा, गुजरात को 27 साल बाद बीजेपी से छुटकारा मिलने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। आज ये सब बातें याद करने का दिन है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने 3 और भविष्यवाणियां की थी। केजरीवाल ने कहा था उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुभाई गढ़वी और अल्पेश कठारिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। उन्हें पक्की इंफॉर्मेशन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। ईशुदान गढ़वी खंबालिया से, गोपाल इटालिया कतारगाम से और अल्पेश कठारिया वारछा से चुनाव हार गए हैं। राहत की बात यह है कि केजरीवाल इस बात पर खुश हो सकते हैं कि वो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े और पहली बार उन्हें करीब 13% वोट मिले और उनकी पार्टी ने 5 सीटें भी जीती। हालांकि चुनाव के वक्त केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से आईबी की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें आईबी ने साफ कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। केजरीवाल की यह बात भी आज आपको सुनवा देता हूं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। अब केजरीवाल ने उस दिन कहा था कि आईबी की रिपोर्ट उन्हें थिन मार्जिन से सरकार बनाते हुए दिखा रही है। अगर बीजेपी के लोग थोड़ा सा धक्का और दे दें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जबरदस्त बहुमत से बन जाएगी। गुजरात की जनता ने धक्का तो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी को जिता दिया। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत का धक्का दिया। लेकिन आज केजरीवाल ने कहा वो चुनाव नतीजों से खुश हैं, क्योंकि पहली बार इतना वोट मिलना छोटी बात नहीं है। गुजरात में मिले सपोर्ट की वजह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, यह आज केजरीवाल ने कहा। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।
आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। गुजरात में आम आदमी पार्टी को परफॉर्मेंस के दावों से बहुत कम, लेकिन उनकी अपनी उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। केजरीवाल अपनी पार्टी को 10 साल में नेशनल पार्टी का स्टेटस दिलाने में कामयाब रहे। ये एक बड़ी कामयाबी है, सफलता है। असल में केजरीवाल को सफलता वहां मिलती है जहां कांग्रेस कमजोर होती है, या कहें कि कांग्रेस जब मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी मौके का पूरा फायदा उठाती है। जब उत्तराखंड में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो वहां केजरीवाल के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में कांग्रेस आपस में लड़ती रही, वहां केजरीवाल को बंपर जीत मिल गई। लेटेस्ट एग्जांपल हिमाचल का है, जहां कांग्रेस ने इस बार पूरा जोर लगाया तो केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और सिर्फ 1.10% वोट मिले, 1.1। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि हिमाचल में उसे बहुमत मिल गया, सरकार बन गई। हिमाचल की 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली। कांग्रेस को 18 सीटों का फायदा हुआ तो बीजेपी को इतनी ही सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जयराम ठाकुर की सरकार में 10 में से 9 मिनिस्टर चुनाव हार गए। हिमाचल रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 15 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट शेयर का मार्जिन सिर्फ 1% का रहा, 1%। हिमाचल प्रदेश में अदर्स को लगभग 12% वोट मिले। इससे साफ है बीजेपी की हार में बागी उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका रही। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने इस बार करीब 40% कैंडिडेट बदल दिए थे। इसकी वजह से बीजेपी के 18 बागी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। बागियों ने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इन 18 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और जीत का अंतर बीजेपी के बागियों को मिले वोट से कम है। किन्नौर, फतेहपुर, चंबा, धर्मशाला, बड़सर, कुल्लू और मनाली में कांग्रेस को बीजेपी के बागियों ने जिताया, जबकि नालागढ़ और देहरा में टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़े बीजेपी के बागी खुद चुनाव जीत गए। हिमाचल प्रदेश में बागी बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह बन गए। अपनी हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया। उन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी को अपनों ने हराया। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से हारी हैं, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको
बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार कम मार्जिन से जीते हों, चाहे कुल मार्जिन सिर्फ 1% का हो, लेकिन जीत तो जीत है। कांग्रेस को बहुत दिन बाद जीत का मौका मिला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के साथ दिल्ली से शिमला तक जश्न हुआ। ढोल ताशे बजे, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। राहुल गांधी ने भी हिमाचल में जीत की बधाई दी और कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। इस बार कांग्रेस ने लोकल नेताओं की अगुवाई में ही हिमाचल का चुनाव लड़ा। राहुल गांधी कैंपेन करने के लिए एक बार भी हिमाचल नहीं गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार हिमाचल के 4 दौरे किए, कई रैलियां की, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल में चुनाव की कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संभाली थी। जैसे ही नतीजे आए तो प्रतिभा सिंह ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान जनादेश का और हिमाचल की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। इस चुनाव में जो देखने को मिला, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रति, क्योंकि उन्होंने सरकार में रहते हुए ना लोगों की महंगाई कम करने की बात की, ना रोजगार देने की बात की और ना ही किसान बागवानों की जो आवाज थी उसको सुना। ये एक कारण था। दूसरा कारण हमने ओपीएस की बात की। हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना जीवन का अधिकतर में सरकारी इसमें काम करते हुए बिताया, तो जब वो रिटायर हो जाते उनको हम पेंशन तक नहीं दे रहे। ये एक उनकी बहुत जायज मांग थी और हमने कहा हम आएंगे तो आपको ओपीएस भी लागू करके देंगे। आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। के जो समर्थक है उनकी भावना है, इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकमांड भी इस बात को जानती है और हमारे विधायक लोग भी इस बात को जानते हैं। इट इज फॉर अप टू देम कि क्या लोगों की भावनाओं का कदर किया जाएगा या नहीं। ये बात सही है। प्रतिभा सिंह की दावेदारी तो बड़ी है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने तो नतीजे आने से पहले ही अपनी मां को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी। आज विक्रमादित्य सिंह ने कहा हर बेटा चाहेगा कि उनकी मां मुख्यमंत्री बने। विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की कि वो हिमाचल प्रदेश के विकास में कांग्रेस सरकार की मदद करते रहें। कौन सा बेटा नहीं चाहेगा कि उनकी माता प्रतिभा सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बने, और सभी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। मगर मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि ये मेरे चाहने और ना चाहने से नहीं है। ये विधायक दल और साथ जो हमारा हाईकमांड है वही इसका फैसला लेगा कि कौन अगला प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हिमाचल की भाजपा का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। मगर मेरा केंद्रीय भाजपा के नेतृत्व से, खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि वो अपनी पूरी दया दृष्टि हिमाचल प्रदेश के ऊपर बनाए रखे। उन्होंने चुनावों में आके कहा था कि हिमाचल मेरा घर है, मेरा दूसरा घर है। आज जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है, मैं चाहूँगा कि तब भी वो उनका प्यार हिमाचल के सरकार के ऊपर, हिमाचल के लोगों के ऊपर बना रहे। अब ऐसा ना हो कि हिमाचल की सरकार यहाँ बनी है तो हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम मिलकर चलेंगे और हिमाचल में केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान रहे। ये मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक युवा नेता के नाते मेरी प्रधानमंत्री जी से रहेगी। अब सवाल है कि हिमाचल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। इसको एनालाइज करने का एक पैमाना है। बीजेपी ने 2019 से लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीती थी। 68 असेंबली सेगमेंट्स में 44 में बीजेपी आगे थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर की हमीरपुर सीट पर बीजेपी 17 में से 12 सीटें हार गई। इसमें से 10 कांग्रेस ने जीती और 2 सीटों पर बीजेपी के बागी निर्दलीय के तौर पर विजयी हुए।
बीजेपी को हमीरपुर में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटों का रिजल्ट इसी तरह का रहा। यहां भी बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। शिमला की रिजर्व सीट पर तो बीजेपी का प्रदर्शन और भी खराब रहा। शिमला में बीजेपी 17 में से सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, कांग्रेस को 13 और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 17 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री से तो लोगों को खास शिकायत नहीं थी, लेकिन जो लोग केंद्र सरकार में मंत्री थे उनसे लोगों को परेशानी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हिमाचल की हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। मोदी ने विक्रमादित्य सिंह की मंशा भी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी भले ही मामूली अंतर से हार गई हो, लेकिन इससे हिमाचल के विकास की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी सरकार हिमाचल के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। नरेंद्र मोदी गुजरात को अपना पहला घर मानते हैं और हिमाचल को दूसरा। हिमाचल में प्रभारी के रूप में बहुत दिनों तक काम किया। यहां की गली गली को जानते हैं, कूचे कूचों को पहचानते हैं, हर नेता और कार्यकर्ता को पर्सनली जानते हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि हार के बाद भी विकास की रफ्तार कम नहीं होगी, हिमाचल की नई सरकार की पूरी मदद करेंगे, ये बड़ी बात है और ये लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। ऐसा ही होना चाहिए। जहां तक जीत हार का सवाल है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में कांग्रेस को कुल 18,52,504 वोट मिले। फिर से सुनिए, 18,52,504, जबकि बीजेपी को 18,14,530 वोट मिले। यानी दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 37,974 वोटों का फर्क है, लगभग 38,000 वोटों का। करीब 38,000 वोटों का अंतर और सीटें 15 कम। बीजेपी को 25 सीटें मिली और कांग्रेस को 40। कांग्रेस आराम से सरकार बनाएगी, सिर्फ 38,000 वोटों के फर्क से। लेकिन यह सही है कि जीत जीत होती है। किसको कितने वोट मिले, किसको कितने % वोट मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बीजेपी को समझना होगा कि हिमाचल की जनता ने तो बीजेपी को कांग्रेस के बराबर वोट दिए, फिर भी बीजेपी की हार क्यों हुई? क्या बीजेपी को बागी उम्मीदवारों ने हराया? केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के असर वाले इलाकों में बीजेपी को जीत कैसे मिली? हार का विश्लेषण करते वक्त बीजेपी को इन सारी बातों से सीखना होगा। बीजेपी गुजरात के नतीजों से खुश है, हिमाचल की हार से दुखी है। कांग्रेस हिमाचल में जीत पर खुश है, लेकिन गुजरात में बुरी हार से मायूस है। और अब बात करते हैं यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली और रामपुर असेंबली सीट पर हुए बाई इलेक्शन के बारे में।
अखिलेश यादव के लिए यह राहत की बात है कि डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट पर रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की सीट पर बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। डिंपल को 64% से भी ज्यादा वोट मिले और यह अखिलेश यादव की बड़ी जीत है। जीत के बाद अखिलेश यादव डिंपल के साथ मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए और डिंपल ने कहा कि उनकी जीत मैनपुरी की जनता की तरफ से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैनपुरी में डिंपल जीत गई, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी का गिला नेस्तनाबूद हो गया। आजम खान के किले में, उनके गढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की। रामपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसके बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 34,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार रामपुर में बीजेपी की इस जीत पर आकाश सक्सेना को बधाई दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रामपुर में बीजेपी की जीत को बेईमानी बताया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा ने कहा कि बीजेपी को प्रशासन ने जिताया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पोलिंग बूथ से मार पीट कर भगा दिया गया, वोट नहीं डालने दिए गए। अखिलेश ने भी कहा कि जनता ने आजम खान का साथ दिया, लेकिन प्रशासन ने गड़बड़ की, इसलिए रामपुर में दोबारा चुनाव करवाया जाना चाहिए। ये जीत मैनपुरी की जनता ने और खासकर लोकसभा की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं बधाई देना चाहता हूं खतौली की जनता का भी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं रामपुर में हमें अफसोस इस बात का है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन मनमानी करता रहा। जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन तक पहुंची उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को देख करके कि क्यों वजह क्या रही कि परसेंटेज ऑफ वोट डाउन गया और खासकर उन बूथों पे वोट नहीं डालने दिया गया जो समाजवादी पार्टी के हमेशा वोटर्स रहे या बूथ समाजवादी पार्टी के रहे, तो इस पे देखना चाहिए और चुनाव दोबारा होना चाहिए। अखिलेश यादव मैनपुरी की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में हार को लेकर प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस प्रशासन पर अखिलेश ने सवाल उठाए, खतौली में उसी प्रशासन की समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जॉइंट उम्मीदवार मदन भैया ने तारीफ की। आरएलडी के कैंडिडेट बाहुबली मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,365 वोटों से शिकस्त दी। जीत के बाद मदन भैया ने खतौली के प्रशासन को निष्पक्ष बताया और कहा कि उन्होंने किसानों और गरीबों की राजनीति की है। जो लोग उन पर गुंडा होने का इल्जाम लगाते हैं वो उन लोगों को सीरियसली नहीं लेते। हमने पहले भी कहा, हमने किसानों की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है और गरीबों की राजनीति की है। कौन क्या कहता है सब इस कान से सुनकर इससे निकाल देते हैं। लौनी भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट लेके जीते थे। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष था, वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष नहीं हो पाया था। रामपुर में हार के लिए अखिलेश यादव प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी में उन्हें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। क्या डिंपल के लिए प्रशासन निष्पक्ष था? खतौली में प्रशासन ईमानदारी से काम करता रहा और रामपुर में प्रशासन बेईमान हो गया? मुझे लगता है यह तर्क ठीक नहीं है। और अब बात करते हैं बिहार में मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन की। इस बाई इलेक्शन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। इस सीट पर बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3,632 वोट से हराया। कुढ़नी की जीत पर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की हार की शुरुआत है। पहले गोपालगंज और अब कुढ़नी में हार के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से 2014 में जब लोकसभा में वो केवल 2 सीटों पर सिमट गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार उनको ये स्वीकार करते हुए कि अब उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, उनका जनाधार घटता जा रहा है और उनका जो आधार वोट था अति पिछड़ा, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। इन लोगों ने जी जान लगा दिया। अंतिम रात में करोड़ों रुपया बांटे गए गरीबों के बीच में, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत सके। तो ये दर्शाता है कि महागठबंधन में खास करके जो नीतीश कुमार है उनमें अब कोई चमक नहीं रह गई है
और लोग बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो नीतीश कुमार को समय को पहचान कर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्नी असेंबली सीट पर बीजेपी की जीत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीट पहले आरजेडी के पास थी, लेकिन विधायक को 3 साल की सजा होने के बाद उसकी मेंबरशिप चली गई। बाई इलेक्शन में इस सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारा, आरजेडी ने सपोर्ट किया। इसके बाद भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। यह नीतीश कुमार के लिए काफी बड़ा झटका है। असल में जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ आए हैं, उसके बाद ये दोनों नेता दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन इतना तगड़ा है कि बीजेपी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन महागठबंधन बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब बीजेपी ने तेजस्वी और नीतीश के अलायंस को मात दी है। इसीलिए आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आज की जीत बिहार में बदलाव की शुरुआत है। हमने काफी देर बात की गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों की। हमने समझने की कोशिश की कि बीजेपी क्यों जीती गुजरात में और कांग्रेस क्यों जीती हिमाचल में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।